Hello, officers. Welcome to Sadhana Vijay Academy Current Affairs session. Let's begin the journey from awareness to achievement. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I'm good and I hope you are also doing very well. स्टार्ट करेंगे आज का द हिंदू एनालिसिस। द हिंदू की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी उसे हम कवर करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि इन न्यूज से भारत में क्या बेनिफिट हो रहे हैं, क्या लॉसेस हो रहे हैं, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो सब हम देखते हुए चलेंगे। जिससे भी रिलेटेड होगी वहां से मैक्सिमम नॉलेज को हम गेन करेंगे। इसी के साथ में आप ध्यान रखेंगे कि ये वाली क्लास आपके द हिंदू एनालिसिस की होगी। सेकंड क्लास में आपको टुडेज करंट अफेयर सेशन देखने को मिलेगा और थर्ड में आपको स्टेट देखने को मिलेगा। पहले हम ये तीनों एक ही क्लास में करते थे, फिर धीरे धीरे हमने जो हमारा द हिंदू एनालिसिस था और टुडेज करंट अफेयर सेशन, इन दोनों को हम साथ में कर रहे थे। इससे क्या होता है, क्लास हमारी 2-2 घंटे की हो जा रही थी और बहुत बड़ी हो जाती थी। तो अब क्या करेंगे, एक क्लास द हिंदू एनालिसिस होगा जिसमें सिर्फ द हिंदू की न्यूज जो होंगी उन्हें हम डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे। सेकंड क्लास में टुडेज जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें देखेंगे और जो हम प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन रहते हैं उनका रिवीजन करते हैं। स्टेट में क्या होगा, तो आज हम मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी हमारी हिस्ट्री का पोर्शन है उसे भी हम कवर करेंगे। इससे आपको काफी जो आपका जीके जीएस है या फिर जो आपका हमारा जनरल अवेयरनेस है उसे हम कवर कर लेंगे। मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ में आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको, और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कि आज हम देखेंगे एक कोट जो कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और आपको एक अच्छा जिंदगी जीने का थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, एक हम थोड़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसी के साथ में आपको भी याद रखना होगा कि आप क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी एनर्जी भी बूस्ट होती है और हमें लगता है कि आपको कितनी चीजें समझ आ रही है, ये हमें एक लाइक से पता चलता है। साथ ही अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, उसे टाइप करें, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ये देखेंगे। इसी के साथ में चलते हैं और हम देखेंगे आज का कोट क्या है। तो आज की प्यारी सी लाइन कोट की जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, you cannot change your future but you can change your habits, and surely your habits will change your future। क्या कहा है कि you cannot change your future। हम अपने जो भविष्य है, हमारा जो भाग्य है, हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को तो बदल सकते हैं। हम अगर अपनी आदत बदल लेंगे तो हमारी आदत बदलना ही हमारे भाग्य को बदल देगा, हमारे फ्यूचर को बदल देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम ये ध्यान न दें कि हमारे भाग्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ अपनी आदतें बदलें। और ये नहीं कि आप अपनी आदतों में बड़ा इंप्रूवमेंट एकदम से लेकर आए, नहीं, सिर्फ छोटी छोटी चीजों को आप अपने को बदलें, थोड़ा थोड़ा अपने में इंप्रूवमेंट करें। जिससे क्या होगा, एक छोटे छोटा, जैसा क्या बोलते हैं ना कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटी छोटी बूंदों से भी घड़ा भर जाता है। इसी तरह से अगर आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट अपने आप में लाएंगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और उसी से आपका जो फ्यूचर है वो चेंज हो जाएगा। तो श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी बहुत ही सुंदर सी लाइन लिखी थी। इसी के साथ में आई होप आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। शेयर करने से क्या बेनिफिट होते हैं, शेयर करने से क्या होता है, हम कुछ भी चीज शेयर करते हैं सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, जिससे कि हम उनसे कुछ बातें कर सके, उस न्यूज से रिलेटेड उस पर डिस्कशन कर सके। और आप कभी देखिए, एक न्यूज को आप अकेले बैठकर पढ़िए, एक दिन करंट अफेयर को अकेले बैठकर पढ़िए और एक दिन उस करंट अफेयर को पढ़ने के बाद आप अपने दोस्तों में डिस्कशन करिए, उनके साथ मिलकर डिस्कस कीजिए। आपको रियलाइज होगा कि जो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस किया था वो जो न्यूज़ है आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, लेकिन अगर जो आपने अकेले बैठकर याद की थी वो आपको थोड़े ही टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आपको रिमेंबर रहती है। तो याद रखें कि जब भी आप डिस्कस करेंगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, आपको वो टाइम याद रहता
रहता है कि इस बात पे हमारी बातें हुई थी, इस तरह से हमने उसे याद किया था। तो ये सब चीज़ें रहती है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलते हैं हम हमारी न्यूज़ पर कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट में एक शिलालेख मिले हैं, कुछ शिलालेख मिले हैं जिसमें आपको वहाँ पर तमिल भाषा में भी कुछ देखने को मिलेगा, ब्राह्मी जो भाषा है, लिपि है या फिर प्राकृत लिपि है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और इससे पता चलता है कि फर्स्ट जो हमारी शताब्दी थी या फिर थर्ड शताब्दी थी, उसमें भी तमिल और मिस्र के संबंध थे। मीन्स जो तमिल लोग हैं वो मिस्र में व्यापार करने के लिए या फिर वहां से उनकी संस्कृति संबंधित थी। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये जो शिलालेख है इनकी खोज की है, एक थे जो रहने वाले थे कहाँ के, स्विट्जरलैंड के, और एक फ्रांस के रहने वाले थे। यहाँ पर आप देखेंगे मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं जो साबित करते हैं कि प्राचीन तमिलनाडु जो तमिलकम और इजिप्ट के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। ये संबंध लगभग फर्स्ट या फिर 1वीं या 3वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माने जा रहे हैं, जब रोमन एम्पायर भी सक्रिय था। लगभग 30 तमिल ब्राह्मी प्राकृत और संस्कृत शिलालेख मिले हैं। ये कहाँ पर मिले, ये कब्रों की दीवारों पर खुदे हुए हैं। जो कब्र होती थी ना, उनकी दीवारों पर ये शिलालेख खुदे हुए मिले हैं। इनमें व्यापारिक यात्रियों के नाम लिखे हैं, अधिकतर नाम दक्षिण भारत से संबंधित हैं। जो नामों से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये नाम कहाँ से संबंधित हैं। तो ये दक्षिण भारत से देखे गए हैं। नाम कैसे कैसे हैं, तो ये खोज किसने की है, तो फ्रांस के थे कार्लोटे सर्चमेड, और जो स्विट्जरलैंड के थे वो थे इनगो स्ट्रंच। इन दोनों ने इसकी खोज की है। इन विद्वानों ने 2024 और 25 में इस अभिलेखों का अध्ययन किया। इन दोनों ने 24 में की थी, 25 में खोज की, और अब जाकर निष्कर्ष निकला कि कहाँ से ये संबंधित है, इनकी कौन कौन सी लिपि है। शिलालेख में क्या लिखा है, तो कुछ प्रमुख नाम है जैसे कि सिकाई कोरन 8 बार अलग कब्रों में मिला है। इसी के साथ कोरन सब जो कि तमिल योद्धा यूज करते थे। कोपन जो कि कोपन आया और देखा। अन्य नाम जैसे कि केतन, किरण, ये नाम वहां पर लिखे हुए दिखे हैं जो कि तमिल से जोड़े जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय लोग मिस्र जाकर अपने नाम खुद लिखते थे, जैसे कि लोग यात्रा के दौरान अभी भी करते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं प्रचलन रहता है कि आप वहां पे जाते हैं, अपना नाम लिख कर आते हैं, या फिर कहीं कहीं पर सिक्का डाल के आते हैं। तो उससे क्या होता है, जब वहां की जो चीजें थी बाढ़ से या जैसे भी जब वो ध्वस्त हुई या फिर अस्त व्यस्त हुई, उसके बाद वो सब चीजें दब गई। लेकिन अब अगर खुदाई के दौरान वहां पर निकाले गए तो वो सब चीजें निकल रही हैं, जिससे कि पता चलता है कि फर्स्टवीं शताब्दी और थर्ड शताब्दी के जो हमारे शिलालेख हैं वो उसमें देखे गए हैं। ये न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी वंदे मातरम। आप सब जानते हैं कि वंदे मातरम पर काफी टाइम से बहस हो रही है, आर्गुमेंट चल रहे हैं कि वंदे मातरम को जो अभी निष्कर्ष निकला है, फाइनल जो डिसीजन आया वो ये आया कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम भी हम जो जैसे स्कूलों में या फिर किसी सभाओं में क्या करते हैं, सिर्फ राष्ट्रगान का प्रचलन है कि राष्ट्रगान को गाया जाता है। अब वंदे मातरम भी गाया जाएगा। 3 मिनट के इसकी टाइम पीरियड होगा राष्ट्रगान से पहले। जैसे कि आप सब जानते हैं 52 सेकंड में हमारा राष्ट्रगान कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से जो हमारा वंदे मातरम है उसे भी राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। आप सब जानते हैं वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, और जो हमारा जन गण मन है वो राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है, और हमारा राष्ट्रीय गान है। इसी के साथ में आप देखेंगे जो वंदे मातरम का टाइम पीरियड है 3 मिनट 10 सेकंड है, और राष्ट्रीय गान का कितना है, 52 सेकंड है। तो ये दोनों निर्धारित कर दिए गए हैं कि अगर आपके स्कूल में जब राष्ट्रगान होता है उससे पहले वंदे मातरम भी जरूर गाया जाएगा। तो ये सब चीजें। और सेकंड, जैसे राष्ट्रगान पे हम क्या होते हैं, सावधान की स्थिति में खड़े रहते हैं, बिल्कुल सीधे खड़ा होना होता है। इसी तरह से वंदे मातरम में भी आपको इस तरह से उस वंदे मातरम का सम्मान करना होगा और आपको सीधे खड़ा रहना होगा। तो ये सब चीजें बोली गई हैं कि वंदे मातरम कब कब आपको, जैसे कि सरकारी संस्कृति औपचारिक कार्यक्रम हो, परेड हो रही हो, समारोह हो रहे हो, राष्ट्रीय अवसरों पर वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत दोनों का गान होगा, दोनों को गाया जाएगा। और दोनों की जो स्थिति है सेम है, आपको सावधान की स्थिति में या फिर सीधे खड़े होकर उसे गाना होगा, जिससे कि हम उसके प्रति अपना सम्मान प्रस्तुत करते हैं। ये हुआ, सभी को समान मुद्रा में खड़ा होना
जरूरी है सावधान मुद्रा में। फिर जैसे कि समाचार, रील, डॉक्यूमेंट्री या फिर फिल्म के हिस्सा होने पर, जैसे कि आप देखते हैं फिल्म का जब हिस्सा होता है, जैसे कि उस टाइम पे आप खड़े हो या ना खड़े हो वो आपकी सोच होगी, आपका खुद की अधिकार होगा कि आपको खड़ा होना है नहीं होना, ये आपकी मर्जी होगी। क्योंकि आप देखते हो पहले मूवी में क्या होता था, जब मूवी हॉल में चलाई जाती थी तो उससे पहले राष्ट्रगान होता था, कुछ लोग खड़े होते थे कुछ नहीं होते थे, इस पे काफी आपत्ति भी जताई गई। तो उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रगान वहां से हटा दिया गया था। तो अभी भी यही बोला गया है, अगर वहां पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे लगाया जाता है तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई सरकारी कुछ काम है या फिर सभाएं हो रही हैं जो सरकार से रिलेटेड है, वहां आप उसका अगर सम्मान नहीं करते तो ये अपमान माना जाएगा। तो ये हमारा राष्ट्रगान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कॉलिंग रेफा, जो हमारे राफाल हैं, हीरो वाइस चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ 6 मोर फाइटर प्लान्स। जो हमारे वाइस चीफ हैं एयर स्टाफ के, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ राफाल और भी चाहिए। और क्यों क्यों चाहिए तो ये सब आप देखेंगे कि सबसे पहले भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख कौन है, तो आप याद रख लें नागेश कपूर जो है वो उप सेना चीफ है। तो आपको याद रहेगा उप वायुसेना चीफ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नागेश कपूर है। इसी के साथ में जो हमारा राफेल है ऑपरेशन सिंदूर का हीरो रहा, वायुसेना को और आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल करने भी जरूरत है इसकी। मैंने आपको ये आप देखेंगे ये राफेल है सिर्फ इसलिए बताया जिससे कि आपको जो वायुसेना के चीफ है उनका नाम याद रहे। नागेश कपूर कौन है, नागेश कपूर, ये आपको याद रखना होगा। और आप देख लेंगे कि राफेल कौन कौन से हैं, तो ये आपको राफेल की इमेज देखने को मिलेगी। जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तो बड़ी भागीदारी थी, बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छी इसकी टेक्निक चीजें हैं जो कि आप देखेंगे रडार पर, जो कि बहुत इसकी मारक क्षमता अच्छी है, सब चीजें इसने बहुत अच्छे से कार्य किया। इसीलिए इसकी जो है कि भाई इसकी जो क्वांटिटी है उसे बढ़ाया जाए, राफेल को बढ़ाया जाए, जिससे कि हम अपनी लड़ाई को सुरक्षित कर सके, अपनी वायुसेना को सुरक्षित रख सके। नेक्स्ट न्यूज है हमारी एआई से संबंधित कि एआई जो कंटेंट होता है, मींस आप देखेंगे कि एआई से हम कितने फोटोज बनवा लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, वीडियोस बना के अपलोड कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो एआई की है या फिर नॉर्मल वीडियो है। तो इसी में गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी अगर फोटो एआई है, कोई वीडियो एआई है, तो आपको उसको सुनिश्चित करना होगा कि ये एआई रिलेटेड वीडियो है, उस पर आपको लिखना होगा, उस पर आपको बताना होगा। अगर आप नहीं बताते हैं तो फिर जो यूट्यूब है या फिर जो भी सोशल साइट्स हैं वो खुद कंफर्म करें कि ये एआई कंटेंट है या फिर रियल कंटेंट है। और उसका काम है कि उसे फिर अगर उसे पता चलता है कि ये एआई कंटेंट है तो उसे हटा दिया जाए। कितना टाइम पीरियड है तो ये सब देखेंगे आप कि एआई कॉन्टेक्ट जैसे कि फोटो वगैरह, इस पे आपको निर्धारित करना होगा। सरकार ने एआई जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बने फोटो, वीडियो और कंटेंट पर अब लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है। यानी अगर कोई कंटेंट एआई से बनाया गया है या फिर डीप फेक हुआ, सिंथेटिक हुआ, फोटो हुए, वीडियोस हुए, वॉइस आदि, तो उसमें साफ साफ एआई जनरेटेड या फिर सिंथेटिक लिखकर आपको दिखाना होगा कि ये एआई जनरेटेड है। आप देखेंगे अगर यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब पहले ही कंफर्म करता है कि ये एआई जनरेटेड है कि नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसमें अपनी मर्जी से हाँ या ना कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बंदे ने हाँ ना कर दी है, लेकिन आपको भी चेक करना होगा। अगर वो है एआई जनरेटेड और उन्होंने मना किया है तो आप उसे वहां से हटा देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। तो यही इसका उद्देश्य क्या है कि सरकार चाहते हैं फेक न्यूज रोकना, डीप फेक से सुरक्षा, चुनाव समाज में भ्रम रोकना, लोगों को असली नकली कंटेंट की पहचान देना, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि असली आवाज है नकली आवाज है। अब इससे क्या ही पता चलेगा, कोई भी वीडियोस बना दी जाती। आप देखोगे कि कुछ रील्स आ रही हैं, सलमान खान को दिखाया जा रहा है, साथ में और भी दिखाई जा रही है और उन्हें एक साथ ऐड कर दिया गया है। पता ही नहीं चलता कि ये वीडियो अलग अलग ऐड की गई है या ये एक ही टाइम के सभी शॉर्ट्स हैं। तो इस तरह से उसमें वॉइस चेंज कर देते हैं, किसी की भी वॉइस लगा देते हैं। तो ये बड़ा ही खतरनाक भी है, दूसरों के लिए भी डेंजरस है कि उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो इस तरह से इन चीज़ों के ऊपर से फोटो आप देखेंगे एआई जनरेटेड कर दिए गए हैं, एआई बनाकर दे देता है किसी का भी फोटो। इस तरह से बहुत ज़्यादा भ्रम फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी है वो बिल्ड होगी। तो इसीलिए इन चीज़ों को हटाने के लिए ये सब चीज़ें की गई और ये सतर्कता करनी भी चाहिए, इतनी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारी ग्लोबल
वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है कि आप सब जानते हैं पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पेड़ों का कलर चेंज हो रहा है, समुद्र का कलर चेंज हो रहा है, हमारा पानी, हमारे जीव जंतु काफ़ी इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से पेड़-पौधों को, समुद्र को प्रभावित कर रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले आप देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन प्रकृति के चमकीले रंगों को खत्म कर रही है। जो आप देखेंगे जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पेड़ों के कलर आपको फीके देखने को मिलेंगे। मीन्स जो हमारा ग्रीन कलर होता है वो हल्का-हल्का येलोइश होता चला जाता है। इसी के साथ में समुद्री कलर हमारा चेंज हो रहा है। तो ये हमें उस चीज़ के लिए आगाह करते हैं कि पोल्यूशन किस हद तक बढ़ रहा है। इसी के साथ में कि जलवायु परिवर्तन और पोल्यूशन जो है, प्रदूषण कारण प्रकृति के रंग धीरे-धीरे फीके पड़ रहे हैं। समुद्र हो, जंगल हो या फिर कोरल रीफ हो, कीट पक्षी सभी के रंग और रूप बदल रहे हैं। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे समुद्री चीज़ें कि इनका कलर जो ग्रीन होता था वो आपको येलो-येलो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपको ज़मीनी में भी देखने को मिलेगा कि समुद्र में क्या बदलाव आ रहे हैं, समुद्र का पानी ज़्यादा हरा हो रहा है। कारण एल्गी जो ब्लूम है, जो शैवाल की वृद्धि है, प्रदूषण प्लस गर्म पानी से ऑक्सीजन कम हो रही है और समुद्री जीवन को नुकसान हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन बढ़ने से क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है तो जो जीव जंतु हैं वो उसमें अपनी जो जीवन है उसे अच्छे से नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं, अपना जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, उनकी लाइफ डेंजर्स में आ रही है। कोरल लीफ क्या है, मैंने आपको कोरल लीफ बताया भी था, ट्रेंगल में भी बताया था एक कोरल लीफ का कि एक बनाया भी गया था। तो पहले जो रंगीन कोरल थे अब सफेद हो रहे हैं। कारण क्या है, समुद्र का तापमान बढ़ना, इससे मछलियां और समुद्री जैव विविधता पर खतरा बढ़ रहा है। कोरल अपने अंदर के शैवाल खो देते हैं, इसलिए रंग गायब हो जाते हैं। मीन्स कोरल के अंदर जो शैवाल होते हैं वो मर जाते हैं, उससे क्या होता है, वो अपना रंग क्या होता है खो देती है। तो ये आप याद रखेंगे, कोरल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखने को मिलेगा, जंगल के कलर देखने को मिलेंगे कि जहाँ एक हरियाली होती थी, कि बोलते थे सुबह उठकर हरियाली हमारी आंखों पे पड़ती थी, हमारी आईज बहुत अच्छे से फिर जब उस प्रकृति का, नेचर का एक नेचुरल कलर देखती थी तो हमारी आंखें प्रभावित होती थी उनसे, अच्छी हमारी एनर्जी मिलती थी आंखों को। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो सूखते जा रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, ग्रीन जो कलर है वो हल्का होता जा रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। हरे जंगल अब भूरे दिख रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, गर्मी हो रही है, आग लग जाती है जंगलों में, देखा होगा आपने। अमेज़न आपने देखा होगा कि एक बार आग लग गई थी, काफ़ी टाइम बाद उसे बुझाया गया। तो ये सब चीज़ें, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कीट और पक्षियों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो कई कीट जो पतंगे हैं, पक्षी रंग बदल रहे हैं। वैज्ञानिक के अनुसार जो तापमान के अनुसार अनुकूलन छिपने के लिए रंग बदलना जीवित रहने की रणनीति है। आप देखेंगे जो हमारी पशु पक्षियाँ हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि आपने गिरगिट देखा होगा, गिरगिट जो रहता है वो जिस कलर में रहता है अपना कलर भी ऐसे ही चेंज कर लेता है। मीन्स अगर वो ग्रीन पेड़ पौधों में है तो ग्रीन कर लेता है, अगर किसी फूल में पहुंचा, जैसे कि रेड फूल हुआ या फिर उसके आसपास जो भी पीले फूल है, तो अपना कलर उसी की तरह से बना लेता है। क्यों, जिससे कि वो जो उससे जो जिन जीव जंतुओं से उसे खतरा है उससे वो अपना बचाव कर सके। ऐसे ही पशु पक्षी होते हैं कि वो अपना थोड़ा अपने बचाव के लिए उन्हीं चीज़ों में छिप जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तो जीव जंतु भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे पक्षी हैं जो कि हमारी रेड लिस्ट में शामिल किए गए हैं। आपको देखने को मिलेगा जैसे कि चील आपको देखने को मिलेगी, चील हुए, गिद्ध हुए, ये क्या है, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल काटने की वजह से वो इधर उधर जाते हैं और मारे जाते हैं। जंगल में से निकलकर अगर कोई भी जानवर है, बहुत वहां पर जंगल है और वो जंगल काट दिए गए हैं, तो क्या होंगे, वहां के पशु पक्षी कहाँ भागेंगे, गांव की तरफ भागेंगे या शहर की तरफ भागेंगे। और वहाँ उन्हें वो एनवायरनमेंट मिलेगा ही नहीं, रहने के लिए, छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो मारे जाएंगे, शिकार बन जाएंगे। तो इस तरह से ये चीजें कमी आती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और मानो या ना मानो, पोल्यूशन का मेन जो प्रॉपर जो एक रीजन है वो है पेड़ों की कटाई, जंगलों का कम होना। जो इंसान अपनी सुविधा के अनुसार उसे काट कर अपनी सुविधा बढ़ा तो रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि इस सुविधा के पीछे नुकसान भी उसे ही उठाने हैं। बाढ़ का आना आप देखोगे, जैसे कि जब बारिश हो रही थी तो उत्तराखंड में बाढ़ देखी गई, जम्मू कश्मीर में बाढ़ देखी गई। तो ये सब प्रकृति को अगर छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति भी अपना क्या रूप दिखाएगी। तो ये सब चीजें, ये केवल सुंदरता का नुकसान नहीं बल्कि पूरे
इकोसिस्टम के असंतुलन का संकेत है। रंगों का बदलना पर्यावरणीय जो संकट को चेतावनी का संकेत देता है। हम आप देखेंगे लाइकेन जो है हमारे पर्यावरण को बताता है। हमारा जो आप देखोगे भी कि पर्यावरण जो सूचक है लाइकेन को माना जाता है। क्वेश्चन में आता भी है कि जो प्रदूषण सूचक होता है उसे किसे कहा जाता है, तो लाइकेन जो है प्रदूषण सूचक होता है, वो बताता है पोल्यूशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। समाधान क्या है? प्रदूषण कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना, समुद्री संरक्षण करना, वन संरक्षण करना, सतत विकास करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो अपने आप ही पॉल्यूशन कम होगा। ये आपको देखने को मिलेगा, ये लाइकेन आपको देखने को मिलेगी और लाइकेन बताता है हमारा पॉल्यूशन कितना ज्यादा और कितना कम है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वाई कनाडा कैन नॉट लेवरेज ऑयल लिंक चाइना डिड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आप सब जानते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स हर एक कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिस देश के पास रेयर एलिमेंट है वो देश ही सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है। ये आज के टाइम में देखा जा रहा है क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो उस देश को शक्तिशाली बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है, इसी से हमारे मोबाइल बनते हैं, चिप बनते हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें बनती हैं, हमारे विमान में यूज़ होते हैं, हमारी मिसाइल में यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट। इससे रिलेटेड अब न्यूज़ क्या है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट। मैंने आपको 17 रेयर अर्थ एलिमेंट बताए भी थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे लिखकर कि 17 जो मैंने आपको रेयर अर्थ एलिमेंट बताए थे वो कौन कौन से हैं। मुझे न्यूज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ये आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कनाडा की बात की है, तो कनाडा आप देखेंगे कहाँ स्थित है। मैंने आपको जब 7 कॉन्टिनेंट पढ़ाए थे तो 7 कॉन्टिनेंट में आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पढ़ाया था। नॉर्थ की तरफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ की तरफ साउथ अमेरिका, इसी के नीचे आपको साउथ अमेरिका देखने को मिला था। नॉर्थ अमेरिका में मैंने आपको 3 बड़े देशों को मेंशन कराया था। कौन कौन से, तो आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको, यहाँ पर यूएसए देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कनाडा देखने को मिलेगा। तो 3 देश मैंने आपको बताया था। कनाडा के ही अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में तो आपको अलास्का देखने को मिलेगा। अलास्का जो है वो किसका पार्ट है, तो वो यूएसए का पार्ट है। तो मैंने आपको देखने को बताया था। अब बात किसकी चली है, कनाडा की। तो कनाडा से रिलेटेड बात क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर न्यूज़, कनाडा चीन की तरफ तेल का हथियार क्यों नहीं बना सकता। कनाडा चीन की तरफ तेल का हथियार क्यों नहीं बना सकता। अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बावजूद कनाडा चीन की तरफ अपने संसाधनों का दबाव बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। जैसे चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ शुल्क बढ़ाने की धमकी दी। जवाब में कनाडा तेल आपूर्ति रोककर दबाव बनाना चाहे तो भी मुश्किल है। क्या हुआ है आप सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मनमानी तो अपनी चला ही रहे हैं, काफी तानाशाही भी दिखा रहे हैं। अब इस तानाशाही का रीजन क्या है, तानाशाही का रीजन है पावरफुल। अमेरिका अपने आप को खूब पावरफुल मानता है और उसके पास है भी टेक्निकल चीजें, सब चीजें उसके पास काफी है और कनाडा उसी के पास में पड़ता है, तो कनाडा को डर भी रहता है। काफी बार अमेरिका ने उस पर अपना जो कब्जा भी करना चाहा है, बोला भी है कि कनाडा जो है यूएसए में मिल जाए। आप देखते हैं वेनेजुएला में अभी उसने अमेरिका ने किया ही है कि वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया और वहां पर अपनी सत्ता बनाई हुई है। तो इसी से अपना प्रभाव छोड़ने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए भारत पर भी उसने क्या किया था, अभी टैरिफ बढ़ाए हुए थे कि रशिया से अगर ऑयल खरीदोगे तो भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। माना कि अभी डील हुई है और जो टैरिफ हमारा 50% था वो 18% पे आने की संभावना है कि अगर हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदते हैं। तो ये सब चीजें हैं। इसी के चलते हुए कनाडा जो है वो चाइना के करीब जा रहा था। वहां से ऑयल देना, उससे जो मिनरल्स हैं उन्हें लेना, ये सब आदान प्रदान हो रहा था। अब जब यूएसए को इसकी खबर लगी तो अब उसे क्या करना था, उसे अपनी वहां पर भी ताकत दिखानी थी। तो उसने कहा कि अगर कनाडा चीन से चीजें खरीदेगा तो उस पर टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसीलिए कनाडा को क्या करना पड़ा कि वहां से अपनी जो चीजें हैं उन्हें कम करना पड़ा, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी धमकी के कारण। सॉरी। चीन के पास अर्थ एलिमेंट का लगभग एकाधिकार है। अमेरिका इन खनिजों पर निर्भर है। वो चाइना पर अपनी जो
ताकत है उसे क्यों नहीं दिखा पा रहा है, अपनी पावर वहां पर यूज क्यों नहीं कर पा रहा है, चाइना पर इतने टैरिफ क्यों नहीं लगा पा रहा है? क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट की बहुलता है, काफी अधिकता है, मेजोरिटी जो है वो रेयर एलिमेंट की चाइना में मिलती है। तो इसीलिए यूएस से निर्भर है चाइना पर। कुछ जो वहां से रेयर एलिमेंट आते हैं तो वो चाइना पर तो जोर लगा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, उन लोगों को इफेक्ट करेगा जो उससे थोड़े छोटे हैं या फिर उससे दब सकते हैं। तो वो कनाडा पर ये अपना हथियार चला रहा है। इसलिए चीन ने टैरिफ युद्ध में इन्हें बार्गिंग चिप दबाव का साधन बनाया हुआ है, यानी सप्लाई रोककर अमेरिका पर दबाव बनाना। कनाडा क्यों ऐसा नहीं कर सकता? क्योंकि तेल का बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है। कनाडा का लगभग 95% जो ऑयल है वो कहां पर जाता है? यूएसए को जाता है। कच्चा तेल अमेरिका को निर्यात होता है। अगर सप्लाई रुकी तो कनाडा को भी भारी नुकसान होगा। चीन के पास अन्य बाजार थे, कनाडा के पास कम विकल्प हैं। मीन्स जो चीन यूएसए से चीजें लेता है वो कहीं और से भी ले सकता है, उसके पास ऑप्शन है कि वो अदर कंट्री से भी उसे परचेज कर सकता है। लेकिन कनाडा के पास इतने साधन नहीं है, क्योंकि एक तो सॉरी, कनाडा जो है वो यूएसए के बीच में पड़ता है। एक साइड आपको नॉर्थ में अलास्का देखने को मिलेगा और दूसरी साइड यूएसए बैठा है। तीसरा, आप ग्रीनलैंड पर देख ही रहे हो कि ग्रीनलैंड पे काफी टाइम से यूएसए कोशिश कर रहा है कि ग्रीनलैंड पे वो अपना कब्जा कर ले। तो कनाडा डरता है कहीं जो वेनेजुएला के साथ हुआ हमारे साथ ना हो जाए, इसीलिए। और एक सबसे बड़ी बात कि जो 95% तेल है वो यूएसए को देता है। अब अगर 95% यूएसए ने नहीं खरीदा तो उसके वहां पे क्या होगी? अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, वहां पर महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसके चलते हुए कनाडा को झुकना पड़ रहा है, लेकिन चीन उसके सामने नहीं झुकेगा, ये देखा गया है। तेल, ये भी अगर आप देखेंगे जो तेल की पाइपलाइन है सीधे अमेरिका जाती है, अन्य देशों को भेजना मुश्किल और महंगा समुद्री मार्ग भी है, क्योंकि दूसरे देशों को भेजेंगे तो उसमें खर्चा भी आएगा, महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर यूएसए को देता है, अमेरिका को देता है, तो वहां की सीधी पाइपलाइन सीधी कनेक्टेड है उससे। सेकंड क्या है कि 95% जो कनाडाई तेल है वो अमेरिका जाता है, 60% अमेरिकी आयातित तेल है जो कि कनाडा से होता है। फिर भी विकल्प होने के कारण अमेरिका पर कम प्रभाव पड़ेगा। मींस अमेरिका के पास ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल है। अभी वेनेजुएला भी उसके साइड में हो गया है, और भी चीजों पर वो दबाव डाल रहा है। जितने आसपास के छोटे छोटे देश है उन पे वो अपना एक पावर दिखाता ही है। तो इसलिए कनाडा को झुकना पड़ रहा है, क्योंकि कनाडा पर उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, रिस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स यूज फॉर एसआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सॉफ्टवेयर है, इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जो वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर टूल्स यूज कर रहे हैं, वो काफी रिस्ट्रिक्टिव है। रिस्ट्रिक्टिव कैसे है कि आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजों की वजह से जो नागरिक है उन्हें वोटर लिस्ट से अलग कर दिया जा रहा है। कैसी कैसी छोटी छोटी चीजें? मीन्स अगर किसी व्यक्ति के नाम के पीछे कोई तो राव लगाता है, राय लगाता है, कोई राव लगाता है, तो आप देखेंगे कि इन दोनों की मिस्टेक से भी क्या हो रहा है कि उसे वोटर लिस्ट से अलग कर दिया जाए। जो सॉफ्टवेयर टूल है वो उसे कैच नहीं कर पा रहा है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो राय और जो हमारे होते हैं रोए, उनमें वो बीच में डिफरेंस नहीं देख पा रहा है। तो इन छोटी छोटी कमियों की वजह से, कुमार किसी के नाम के पीछे लगा हुआ है तो उसे वोटर लिस्ट से अलग कर दिया। तो जो सॉफ्टवेयर टूल है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसके चलते हुए काफी लोग, जो लोग सही थे वोटर लिस्ट में जिनका नाम था, वो भी वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को सही करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की जो नागरिकता का हनन हो रहा है, उन्हें वोटर लिस्ट से अलग किया जा रहा है, उनका जो वोट देने का अधिकार है वो छीना जा रहा है। तो ये सब चीजें ही देखेंगे कि कोर्ट ने कहा है सॉफ्टवेयर बहुत कठोर तरीके से काम कर रहा है, छोटी छोटी गलतियों पर नाम हटा देता है। जैसे देश में नामों की विविधता सामान्य है, आप सब जानते हैं भारत में अलग अलग नाम के अलग अलग जो सरनेम होते हैं वो शामिल है। तो इसी के चलते भारत जैसे देश में नामों की विविधता समान है, ऐसे में गलती नहीं माना जा सकता। जैसे कि नाम की स्पेलिंग अलग होना, सरनेम में बदलाव, जैसे रॉय हुआ और राय हुआ, इसमें मिस्टेक हो गई, या फिर किसी की उम्र में कोई फर्क आ गया, या फिर कुमार लिखा हुआ है जैसे मिडिल नेम हो, तो इनके चलते हुए क्या हो रहा है, उन्हें वोटर लिस्ट से अलग कर दिया जा रहा है, उन्हें हटा दिया जा रहा है। और इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं? इससे 70 लाख लोग प्रभावित हुए।
छोटी जो क्वांटिंग है या फिर छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। इसी के चलते हुए कि 70 लाख लोग क्या हुए, लोगों को इससे बाहर कर दिया गया है। कई मामलों में पुराने 2002 जो वोटर रोल की तुलना की गई है, मीन्स 2002 में भी ऐसी तुलना की गई थी। उस टाइम भी जब नया-नया सॉफ्टवेयर आया था, तो उस टाइम भी यही हालात हुए थे और अभी भी यही हालात हैं। तो ये देखा जा रहा है। तो आप एसआईआर का काफ़ी मुद्दा बहुत दिनों से बना हुआ है। जब बिहार के इलेक्शन से पहले से ये मुद्दा चल रहा है और अब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। हर रोज इस पर नई-नई न्यूज़ आती हैं। तकनीक मदद के लिए, फैसला लेने के लिए नहीं, केवल सॉफ्टवेयर के आधार पर नागरिक की वोट जो अधिकार है उसे आप खत्म नहीं कर सकते, ये कोर्ट ने कहा है। कि आप एक तकनीक के फैसले को नहीं फैसला मान सकते कि भई किसी सॉफ्टवेयर ने कह दिया कि ये लोग वोट देने के काबिल नहीं हैं या वोट देने के लायक नहीं है या इनकी ये मिस्टेक है और आप उसे वोटर लिस्ट से बाहर कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इससे आप अपना पीछा छुड़वा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे, अपोजिशन कंसीडरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन टू रिमूव लोकसभा स्पीकर बिरला। आप सब जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है जब किसी जो लोकसभा स्पीकर है उन्हें अगर उनके पद से रिमूव करवाना है, उनके पद को त्याग, उनका इस्तीफा दिलवाना है, रेजिग्नेशन लेना है, तो उन पर नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया जाता है। इससे क्या होता है, उस टाइम पर ये लाया क्यों जाता है, जब जो अपोजिशन होता है वो उनके जो डिसीजन है उसे उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उनके डिसीजन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो उसके टाइम पे एक प्रस्ताव लाया जाता है कि हम इस प्रस्ताव को यहाँ पर रखते हैं जिससे कि लोकसभा के स्पीकर को हटाया जाए, क्योंकि वो हमारे साथ एक भेदभाव कर रहे हैं। जो प्रेजेंट में सरकार है उसके पक्ष में है वो और हमारे विपक्ष में है। हम कुछ भी क्वेश्चन करते हैं या फिर हमारे सांसद हैं कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो उन्हें निलंबित कर देते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से चीजें होती हैं, क्योंकि लोकसभा के जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनके हाथ में होती है संसद की जो प्रोसीडिंग है उसे अच्छे से करवाना, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पीकर के हाथ में होती है। शोर शराबे को कम करना, एक जिस तरह क्लास को एक टीचर मैनेज करते हैं, इसी तरह लोकसभा स्पीकर का काम होता है। अब अगर वही बायस हो जाए तो क्या होगा, अगर टीचर क्लास में बायस हो जाए तो क्या होगा, जो बच्चे उनके पसंदीदा होंगे उनकी वो बातें सुनेंगे और जो नहीं होंगे उन्हें वो इग्नोर कर देंगे। इसी तरह से लोकसभा में कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि लोकसभा जो बिरला जी हैं, जो स्पीकर हैं बिरला जी, वो हमारे साथ बायस हैं, जो प्रेजेंट में सरकार है उसका पक्ष लेते हैं और हमारी बातें सुनते नहीं हैं, हमारे सांसद को बाहर निकाल देते हैं। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस तरह से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, ये सब देखेंगे। सबसे पहले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस वो लाने के लिए आपको 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले बताना होता है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया गठबंधन में विपक्षी दल ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। आरोप क्या है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, तो संविधान के अनुसार स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, फिर लोकसभा में मतदान होगा और बहुमत से प्रस्ताव पास होगा। अब आप पूछेंगे कि वोट कैसा होगा, तो वोट साधारण बहुमत होती है। साधारण बहुमत कैसे होती है, मीन्स अगर आज नो टुडे में, मीन्स आज हमारा क्या होगा कि आज हमने निश्चित किया है कि आज 12 तारीख है और 12 तारीख में आप जो है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं, तो उस पे बहुमत होगा। बहुमत के टाइम पर जो प्रेजेंट में वहां पर सांसद होंगे, उस टाइम पर जो मिनिस्टर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे वही वोटिंग करेंगे। मीन्स अगर 100 में से आपको पता चला 100 में से सिर्फ 90 ही सांसद आए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, 90 सांसद वोट करेंगे। 90 सांसद जब वोट करेंगे तो 90 के जो 50% प्लस होंगे, मीन्स 50% कितने होंगे, तो 45 सांसद होंगे। 45 सांसद की अगर वोट होती है, 45 की जगह अगर 46 सांसद इस प्रस्ताव पर अपनी वोट दे देते हैं तो उन्हें फिर अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो मीन्स वोट क्या होती है, 50% प्लस होती है, कितना, जो प्रेजेंट में वहां पर सांसद होंगे, ना कि टोटल सांसद। जो उस टाइम पर होंगे वही सांसद वोट करेंगे और उनका 50% प्लस 1 उसमें क्या करेगा, इस प्रस्ताव को शामिल हो जाएगा और ये प्रस्ताव मान लिया जाएगा। ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन।
देखेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप आर्टिकल्स देखेंगे, कौन से आर्टिकल में स्पीकर से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है, किस में वो शपथ लेते हैं, किस में उनका वेतन भत्ता होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आर्टिकल 93 से लोकसभा स्पीकर के जो आर्टिकल्स है वो स्टार्ट होते हैं। आप याद रखें 93 से लेकर मैक्सिमम 97 तक है, फिर आपको 100, 100, 110 ये भी उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आर्टिकल 93 कहता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, स्पीकर भी होगा, डिप्टी स्पीकर भी होगा। आप याद रखें स्पीकर को अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती है, वो वहीं के सदस्य होते हैं। उन्हें जो प्रोमेट जो हमारे स्पीकर होते हैं, प्रोमेट स्पीकर, वो उन्हें शपथ दिलाते हैं, जो एक दूसरे को वो शपथ दिलाते हैं जो मेंबर्स के रूप में। फिर उसी में से आप जो बहुमत के आधार पर एक स्पीकर को चुना जाता है और उन्हें स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये हुआ आर्टिकल 93 कहता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे। आर्टिकल 94 कहता है कि पद खाली होना, इस्तीफा दे देना या फिर हटाना, इसका मेंशन किस में, ये आर्टिकल 94 में दिया गया है। आर्टिकल 95 कहता है स्पीकर अनुपस्थित होने पर, अगर स्पीकर अनुपस्थित है तो उनके स्थान पर कौन कार्य करेगा, ये हमारा आर्टिकल 95 बताता है। आर्टिकल 96 कहता है कि हटाने के प्रस्ताव के समय अध्यक्षता कौन करेगा। जब लोकसभा जो स्पीकर होते हैं, जिस टाइम पर उनके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, तो उस टाइम पर वो जो हमारी लोकसभा है उसका कार्य नहीं संभालते हैं। जो उसकी प्रोसीडिंग है वो अदर पर्सन करता है, जो हमारे डिप्टी स्पीकर होते हैं। जो हमारे स्पीकर होते हैं वो तब तक नहीं करते जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पर रिजल्ट ना आ जाए। तो ये आप याद रखेंगे। 97 कहता है हमारा कि जो स्पीकर होंगे उनका वेतन भत्ता क्या होगा, वो मेंशन है 97 में। इसी के साथ में जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड होता है वहां से इनके वेतन को दिया जाता है। इसी के साथ में आर्टिकल 100 कहता है मतदान और कास्टिंग वोट, कि किस तरह से मतदान हुआ, किस तरह से कास्टिंग हुई, ये हमारा आर्टिकल 100 बोलता है। आर्टिकल 101 और 104 बोलता है सदस्यता संबंधी प्रावधान, कि उसके सदस्य संबंधित क्या क्या प्रावधान है, ये हमारे 101 और 104 आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 110 कहता है मनी बिल से रिलेटेड, काफी इंपोर्टेंट आपका आर्टिकल है कि 110 जो है हमारा मनी बिल से रिलेटेड है। मनी बिल का निर्णय का अंतिम जो फैसला होता है वो स्पीकर का होता है। स्पीकर बताते हैं ये मनी बिल होगा कि नहीं होगा। कोई भी बिल जो अब हमारा लोकसभा में पेश किया जाता है उस पर स्पीकर अपनी लास्ट जो डिसीजन है वो स्पीकर देते हैं कि ये मनी बिल होगा कि नहीं होगा। आर्टिकल 118 कहता है कि सदन के क्या क्या नियम होंगे, और इसी के साथ में जो आर्टिकल है हमारा, ये आर्टिकल कितना है, शायद 100 है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लास में आगे आपको देखने को मिलेगा। अब आप डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या मेंशन है, क्योंकि आपका ये पॉलिटी का पोर्शन है लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब जो जगदीप धनखड़ जी थे उन्हें हटाया गया था, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उस टाइम पर भी हमने जितने भी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल थे सब कुछ देखा था। अभी लोकसभा के जो स्पीकर है बिरला जी, ओम बिरला जी, उन पर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है तो इसी के साथ में उनसे रिलेटेड आर्टिकल आप देखते चलेंगे और आपको ये आर्टिकल याद भी रहेंगे। थोड़े थोड़े आर्टिकल आप अच्छे से याद कर लेंगे। आर्टिकल 93 कहता है कि एक हमारा जो स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा। यहाँ पे देखेंगे, वो प्रोटेम था। आप देखेंगे लोकसभा अपने सदस्य में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है। नई लोकसभा के गठन के बाद जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, जो हमारे प्रोटेम स्पीकर होते हैं, वो उन्हें शपथ दिलाते हैं, लेकिन फिर मतदान से स्पीकर चुना जाता है। केवल लोकसभा सदस्य ही स्पीकर बन सकते हैं। आप याद रखें कि केवल लोकसभा सदस्य ही होगा जो स्पीकर बन सकते हैं। साथ ही साधारण बहुमत से चुनाव होता है। यहाँ पे आप याद रखें कि मैंने आपको बताया कि प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोकसभा के सदस्य की ही उन्हें शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इस्तीफा हमारा आर्टिकल 94 में दिया गया है। तो आर्टिकल 94 क्लोज ए क्या कहता है, तो 94 क्लोज ए कहता है स्पीकर अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं डिप्टी स्पीकर को, और पद खाली कब होगा ये किसमें मेंशन है, आर्टिकल 94 क्लोज बी में दिया गया है। यदि कोई लोकसभा सदस्य नहीं रहता, मृत्यु हो जाती है, रेजिग्नेशन दे देते हैं या फिर हटाया जाना, वो आर्टिकल 94 क्लोज बी में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट है हमारा स्पीकर को हटाने के जो प्रोसेस होते हैं, रिमूवल प्रोसेस क्या क्या है, तो वो आर्टिकल 94 क्लॉज सी में दिया गया है कि स्पीकर को सदन के प्रस्ताव जो कि रिजोल्यूशंस द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने की स्टेप क्या है कि फर्स्ट में नोटिस दिया जाएगा, मैंने आपको बताया कम से कम 14 दिन पहले आपको बताना होगा कि आप पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। सेकंड में प्रस्ताव लोकसभा में रिमूवल जो रेजोल्यूशन लाया जाता है। थर्ड में बहुमत होती है इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। प्रभावी बहुमत, प्रभावी क्या है मैंने बताया, जो प्रेजेंट में वहां पर जो सदस्य होंगे वो प्रेजेंट होंगे, उन्हीं की वोटिंग के आधार पर ये वोटिंग होती है। कुल वर्तमान सदस्य माइनस रिक्त सीटें के आधे से अधिक मतदान होने पर, पास होने पर स्पीकर पद से हट जाते हैं। अगर ये पास हो जाता है तो स्पीकर हट जाते हैं। जबकि देखा जा रहा है कि विपक्ष के जो सदस्य हैं वो कम है, जिस प्रेजेंट में सरकार है उनके सदस्य ज्यादा हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो नहीं हटेंगे। फिर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। फिर देखते हैं आर्टिकल 95 क्या कहता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा? डिप्टी स्पीकर कार्य करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। राष्ट्रपति ने नामित करते हैं डिप्टी सदस्य को, डिप्टी स्पीकर को। आर्टिकल 96 क्या कहता है? आर्टिकल 96 कहता है कि जो हमारा स्पीकर होंगे उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव चल रहा है, स्पीकर अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 96 में दिया गया है कि अगर कोई स्पीकर पर कोई अविश्वास प्रस्ताव आया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, तो आप उस टाइम पर कार्य नहीं करेंगे। उस टाइम पर कार्य कौन करेंगे? तो डिप्टी स्पीकर करेंगे। डिप्टी स्पीकर अन्य सदस्य अध्यक्षता करेंगे। वेतन और भत्ता हमारा आर्टिकल 97 में दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके जो वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया वो आर्टिकल 97 में बताया गया है। और कहां से दिया जाता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भुगतान किया जाता है। वेतन संसद द्वारा तय किए जाते हैं। स्पीकर की शक्तियां अगर आप देखेंगे कि स्पीकर के हाथ में कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आप देखते हुए चलेंगे कि स्पीकर क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि लोकसभा स्पीकर जो पूरी लोकसभा का संचालन करते हैं, लेकिन उनके पास शक्तियां कौन कौन सी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे हमारी नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है इसी के साथ में। विधायी शक्तियां, सदन की कार्यवाही संचालित करना का कार्य किसका है? लोकसभा स्पीकर का है। बोलने की अनुमति भी देना स्पीकर का है। इसीलिए ये सवाल उठाया गया है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, वो इसीलिए लेकर आया गया है क्योंकि उन्हें बोलने की, आप कभी कभी देखेंगे भी, आप कभी लोकसभा की जब उस पर आर्ग्यूमेंट होते हैं उसे देखिए, कभी कभी लगता भी है कि होता तो है ही ना कि जिस सरकार की तरफ हम थोड़ा झुकाव ज्यादा होता है उसे ज्यादा टाइम देते हैं, जिसकी तरफ नहीं होता उसे कम टाइम देते हैं। तो थोड़ा रहता है, हम इंटरेस्टेड होते हैं उनकी बातों को सुनने में, जिसकी हम सुनना चाहते हैं, जिसकी नहीं सुनना चाहते उसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो काफी बार ऐसा हुआ भी है। आप अगर लोकसभा की जब आर्ग्यूमेंट होते हैं तो उन्हें कभी सुनिए तो आपको रियलाइज होगा कि ऐसा कभी होता है। लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे, यहां से हटते हुए हम सिर्फ अपनी न्यूज के अकॉर्डिंग देखेंगे। बोलने की अनुमति देना, अनुशासन बनाए रखना का काम भी लोकसभा स्पीकर का होता है। सदस्यों को निलंबित कर देते हैं। आप देखोगे कि कितनी बार जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने निलंबित भी कर दिया था। एक बार तो बहुत सारे सदस्यों को बाहर निकाल दिया गया था। तो निलंबित करने का काम भी किसका है? स्पीकर का है। वित्तीय शक्ति, आर्टिकल 110 में दी गई है वित्तीय शक्ति। अब कौन सी है? मनी बिल है या नहीं, अंतिम निर्णय स्पीकर का होता है। यह निर्णय कोर्ट में भी, आप इसे कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते। अगर कोई बिल है और उसे मनी बिल आपको प्रूफ कराना है या फिर उस पे प्रस्ताव पे साइन कराने हैं, तो वो काम किसका होगा? लास्ट डिसीजन स्पीकर का होगा। स्पीकर ने अगर मना कर दिया ये मनी बिल नहीं है, तो वो मनी बिल नहीं होगा। मनी बिल क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे, पहले हम इन आर्टिकल्स को देख लेते हैं। मतदान शक्ति आर्टिकल 100 में होगी। जो कौन कौन मतदान कर सकते हैं? वोट नहीं दे सकते, सामान्यतः जो हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं वो वोट नहीं देते हैं। बाई चांस अगर बराबरी हो जाती है, मीन्स उन लोगों के भी 50 वोट है, सेकंड जो विपक्ष है उसका भी 50 वोट है, तब जो हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं वो अपनी वोट देकर एक के लिए क्या करते हैं? हाँ का एक डिसीजन देते हैं। तो ये सब हुआ। बराबरी होने पर कास्टिंग जो वोट देते हैं वो देते हैं लोकसभा स्पीकर।
प्रशासनिक शक्तियां उनके पास होती है, जैसे कि संसदीय समिति का गठन करना, व्यवसाय सलाहकार समिति या फिर सदन का एजेंडा तय करना। ये सब सदन के जो लोकसभा के स्पीकर है उनके पास शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं अर्धन्यायिक शक्ति, दल बदल कानून, जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्यता निर्णय करना, ये काम भी किसके पास होता है? लोकसभा स्पीकर के पास। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आर्टिकल 122 में दिया गया है कि संसद की कार्यवाही को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो संसद की कार्यवाही हो रही है वो संसद के बीच ही होगा, उसका डिसीजन भी वहीं पर होगा, आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये आर्टिकल 122 में दिया गया है। तो ये थे हमारे कुछ आर्टिकल जो कि लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड थे। उन पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है उसका क्या रिजल्ट आना है ये हम आने वाली न्यूज में देखेंगे। अभी उससे रिलेटेड आर्टिकल को आप अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ये क्या होता है, जब कोई न्यूज आती है और उसी के आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं तो हमें अच्छे से याद रहता है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज क्या है? न्यू स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई डिस्कवर्ड इन केरला रबर प्लांटेशन नेम्ड लाइरियोथेनिस केरलासिस, जो इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है किसका? ड्रैगन फ्लाई का। भी ड्रैगन फ्लाई क्या है आप यहाँ देखेंगे। आपको ड्रैगन फ्लाई दो देखने को मिलेगी, एक होगी मेल और एक होगी फीमेल। जो मेल है वो आपको थोड़ी छोटी देखने को मिलेगी, फीमेल थोड़ी बड़ी देखने को मिलेगी। मेल जो है उस पे आपको रेड कलर और ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, साथ ही जो फीमेल है उस पे येलो कलर आपको देखने को मिलेगा। मील्स मेल आपको ब्राइट रेड कलर की देखने को मिलेगी और जो फीमेल होगी वो येलो कलर की देखने को मिलेगी। देखेंगे वैज्ञानिक ने लिरियोथेमिस, जो केरलासिस नाम है, केरलासिस क्या है कि केरला की जो स्पेसीज है, केरला में क्योंकि पाई गई है तो केरला की स्पेसीज को कहा है केरलासिस। मींस लेरियोथेमिस केरलासिस नाम की ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति खोजी है। ये नई प्रजाति खोजी गई है इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम है लाइरोथेसिस केरलासिस। यह प्रजाति केरल के रबड़ बागानों और छायादार जल स्रोतों में पाई गई है। जो रबड़ के बागान होते हैं उसमें ये स्पेसीज पाई गई है, ये ड्रैगन फ्लाई पाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे वेरापुट्टी कोठामंगलम एर्नाकुलम जिले में रबड़ व अनानास के बागों के पास में सिंचाई नहर और पानी भरे गड्ढों में ये पाया गया है। कहाँ पर? केरला के एर्नाकुलम जिले में। बस आप इतना याद रखेंगे कि यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई देखी गई है। यानी ये प्लांटेशन इकोसिस्टम में रहने वाली प्रजाति है, जहां पर प्लांटेशन होगा वहां पर ये पाई जाएगी। खोज किसने की है? तो इंडियन फाउंडेशन फॉर बटरफ्लाईज केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ने इसकी शोध किया है, इसकी डिस्कवर किया है। विशेषता क्या है कि इसकी जो आकार है, छोटी ड्रैगन फ्लाई जो है, छोटी ड्रैगन फ्लाई नर मादा में अंतर क्या क्या है? ये छोटी ड्रैगन फ्लाई है लेकिन नर और मादा मीन्स मेल फीमेल में क्या क्या डिफरेंस है मैंने आपको बताया। नर जो है वो चमकीला लाल रक्त और काले उस पर निशान है, मादा जो है पीले हल्के और काले निशान है, आकार में थोड़ी बड़ी है। यहाँ देखेंगे आकार में थोड़ी मोटी है। पहचान क्या है? पतला पेट, विशिष्ट शारीरिक संरचना, माइक्रोस्कोप से अलग पहचान की पुष्टि हुई है, इसीलिए ये एक अलग नई प्रजाति ढूंढी गई है। ये आपको देखने को मिलेगी। ये है मेल ड्रैगन फ्लाई। मेल ड्रैगन फ्लाई है, आप देख ही रहे हो इस पे रेड जो स्पॉट्स देखे जा रहे हैं, तो ये है मेल। यहाँ पे आपको रेड ब्राइट रेड कलर देखे जा रहे होंगे और ब्लैक स्पॉट्स आपको ये देखने को मिलेंगे। ये हुआ कौन सा? मेल ड्रैगन फ्लाई। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी फीमेल ड्रैगन फ्लाई आपको ये देखने को मिलेगी। और कैसे कलर की है? तो इस पे आपको येलो कलर देखने को मिल रहा है, ब्लैक स्पॉट देखने को मिला है और आपको देखने को मिलेगा कि जो हमने मेल ड्रैगन फ्लाई देखी थी उससे ये थोड़ी बड़ी दिखाई पड़ रही है। इसकी खोज की गई है, फोटो से हमें एक आइडिया हो जाता है। कभी भी आपको ऐसे कुछ जो ड्रैगन फ्लाई है देखने को मिलेगी तो आपको याद रहेगा कि ये केरला में हमने देखी थी और ये पाई गई अभी एक नई स्पेसीज है केरलासिस। नेक्स्ट चलते हैं, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये हुई मेल और ये हुई फीमेल। मौसमी व्यवहार तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून मई अगस्त में ये ज्यादा पाई जाती है। मई अगस्त के महीने में इन्हें आप देख पाओगे, बाकी समय लार्वा अवस्था में ये पानी में जीवित रहती है। ये थी हमारी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। इसी के साथ में आप थोड़ा सा एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि इसकी जो नई प्रजाति है कौन सी है, तो वो है लाइरोथेमिस केरलासिस। स्थान केरला के एर्नाकुलम जिले में पाई गई है। रबड़ प्लांटेशन नहरों में पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिसिस है, मानसून में सक्रिय है और बायोडाइवर्सिटी में ये देखी गई है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया एंड ग्रीस एग्री टू स्ट्रेंथ
जो डिफेंस है इंडस्ट्रियल कॉपरेशन इन 5 ईयर रोड मैप। क्या है, हमारी जो ग्रीस के साथ में अभी कुछ समझौते हुए हैं, वहां पर हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी गए हुए थे, और उन्हीं के रक्षा मंत्री, आप याद रखें कि कभी भी कोई भी मीटिंग होती है तो अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो जो देश का प्रमुख होता है देश के प्रमुख से मिलते हैं। अगर कोई डिफेंस से जाते हैं मीन्स रक्षा मंत्री गए हैं तो वो रक्षा मंत्री से ही जाकर मिलेंगे। अगर हमारे वित्त मंत्री होते तो वित्त मंत्री से मिलते हैं, वो फाइनेंस की बातें करते हैं। तो इसी तरह से रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं वो कहां पर गए हुए हैं, तो भारत और ग्रीस ने रक्षा औद्योगिक सहयोग जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। किस किस के बीच हुआ, तो मैंने आपको बताया राजनाथ सिंह जी के बीच, और ग्रीस के जो रक्षा मंत्री, आप याद रखें ग्रीस के रक्षा मंत्री हैं निकोलस डैंडीज। कौन है, निकोलस डैंडीज जो है वो ग्रीस के रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा राजनाथ सिंह जी, और ये देखने को मिलेगा ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलस डैंड्रीज। फ्लैग भी आप याद रखें, कितनी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कौन सा फ्लैग किस देश से रिलेटेड, तो आपको याद रखें इंडिया का फ्लैग तो हमारा है ही ग्रेट, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन ग्रीस का जो झंडा है वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, व्हाइट और ब्लू कलर में, जो कि कुछ पट्टियां व्हाइट में और कुछ ब्लू में आपको देखने को मिलेगी। भारत ग्रीस रक्षा साझेदारी हुई है, 5 साल का रोड मैप तैयार हुआ है, 2026 सैन्य सहयोग योजना की गई है। IFC और IOR में ग्रीस की भागीदारी होगी, समुद्री सुरक्षा में सहयोग करेगा, ये हमारे समझौते हुए हैं रक्षा मंत्री के बीच में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, मिस्री डज नॉट रिफ्यूट US क्लेम्स दिस नेशनल इंटरेस्ट गाइड ऑयल इंपोर्ट्स। क्या हुआ है, अभी मिस्री जो है उन्होंने बोला है कि जैसे कि USA ने कहा कि भारत रशिया से मैं जो ऑयल है वो नहीं खरीदेगा, लेकिन हमारे देश ने अभी कोई भी सीधे सीधे नहीं बोला है कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। मिस्री जी ने बोला है कि हमारे पक्ष में जो राष्ट्र पक्ष के हित में होगा हम वही करेंगे, वहीं से ऑयल खरीदेंगे जहां से हमें सस्ता ऑयल मिलेगा। तो उन्होंने, आप कभी भी देखोगे राजनीति में कभी भी सीधे सीधे कोई बात नहीं होती, हमेशा घुमा फिरा के इस तरह से बोला जाता है जिससे कि सामने वाले देश को एकदम से एक्यूरेट चीजें ना मिले। तो इसी के साथ उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे, और ये भी नहीं कहा हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, सिर्फ ये बोला कि जो राष्ट्र के हित में होगा हम वहीं से ऑयल को परचेज करेंगे। तो ये सब कहा। देखेंगे यहाँ पर कि विक्रम मिस्री भारत के विदेश सचिव ने कहा है भारत का तेल आयात राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर तय होगा, न कि किसी के बाहरी दबाव में। ये इन्होंने पहले भी अपना बयान दिया था और फिर से यही बोला कि हम किसी बाहरी दबाव के कारण कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, सिर्फ वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में होगा। तो ये बातें रही। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप देखोगे कि ये है मिस्री जी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीद कम करेगा। इस पर भारत ने सीधे इनकार नहीं किया, लेकिन साफ किया कि निर्णय केवल राष्ट्रीय हित के अनुसार होगा। भारत तेल वहीं से खरीदेगा जहां से राष्ट्रीय हित, सस्ती कीमत और स्थिर सप्लाई उसे मिलेगी, ना कि किसी के दबाव में आने के बाद ये चीजें की जाएगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 18% जो हमारा टैरिफ है वो करने की बात की गई है। पहले कितना था, पहले था हमारा 50%, तो 50% से इसे कम कर दिया गया है, और अब कितना होगा 18% देखा जा रहा है कि 18% होगा। ये आप देखेंगे कुछ पिक्चर्स कहाँ की हैं, तो आप देखेंगे न्यूज के अकॉर्डिंग। ये जो है हमारे तेल जिनमें हमारे कंटेनर ऑयल आते हैं ना, जहाँ पे हमारी रिफाइनरी की जाती है, ऑयल की रिफाइनरी जो होती है वो आप ये देखेंगे इस तरह से होती है, जहाँ पर हमारी ऑयल रिफाइनरी होती है। रिलायंस आप जानते हैं कि जो ऑयल है कच्चा तेल आता है, फिर उसकी रिफाइनरी होती है, इसके बाद उसे आगे भेजा जाता है। तो ये है रिलायंस रिफाइनरी। इसके बाद में आप देखेंगे कंटेनर, इस तरह के कंटेनर जिसमें ऑयल आता है भर के, जो हमारा आप सब जानते हैं सी रूट से आता है, जो हमारा समुद्री रास्ता है उससे कंटेनर में ये ऑयल लाए जाते हैं। इस तरह से ये कंटेनर होते हैं। हमें पता होना चाहिए किस तरह से हमारे ऑयल जो है वो भारत में आते हैं। अब देखेंगे एनीमिया कि हमारी जो HbA1c रिपोर्ट है, आप सब जानते हैं डायबिटीज के लिए हमारा एक टेस्ट होता है, कौन सा है H1, जो हमारा HbA1c है वो होता है। इसी के साथ में देखा गया कि अगर हमारे अंदर कोई और बीमारी हो जाए, जैसे कि एनीमिया हो जाए, हमारे खून की कमी
को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं तो जो डायबिटीज दिखाता है, जो हमारा जो टेस्ट होता है HbA1c, वो जो रिजल्ट है वो सही रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए आप एक टेस्ट पर निर्भर ना रहें, इससे अलग भी आपको टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो उपचार है उसमें देरी हो सकती है, और भी कारण हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे एनीमिया, खून की कमी और अन्य रक्त विकार HbA1c टेस्ट के परिणामों को गलत दिखा सकते हैं, जिससे डायबिटीज की पहचान और मॉनिटरिंग में भ्रम पैदा हो सकता है। इससे क्या होगा, जो HbA1c है, पहले ये देखेंगे, ये है ग्लाइकोटेड हेमोग्लोबिन। जो हमारा ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन है, पिछले 2 या 3 महीने का औसत ब्लड शुगर हमारा लेवल बताता है कि हमारा 2-3 महीने में औसत जो ब्लड शुगर रहा है वो कितना रहा है। ये किस रिपोर्ट से पता चलता है, तो ये पता चलता है HbA1c से। लेकिन अगर हमारे अंदर एनीमिया की कुछ कमी है या फिर रक्त विकार है या कोई और बीमारी, तो उससे क्या होगा, ये जो रिपोर्ट है ये सही नहीं आ सकती है। तो आप इस पर निर्भर ना रहें। आप देखो, नॉर्मल जो हमारा रक्त रहता है वो इस तरह से रहता है, लेकिन अगर हमारे अंदर एनीमिया है, मीन्स रक्त की अगर कमी हो गई है, तो रक्त की कमी पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। मीन्स रक्त, या तो हमारे रक्त के क्लोट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, अगर हमारी एनीमिया की है तो वो दूर दूर हो जाते हैं, रक्त की हमें कमी हो जाती है। इस वजह से जो हमारा डायबिटीज वाला रिजल्ट है वो गलत आ सकता है। जो हम टेस्ट कराते हैं HbA1c, वो हमारा गलत हो सकता है। इसीलिए एक टेस्ट पर निर्भर ना हो और हमें अलग भी देखना हो सकता है। समस्या क्या हो सकती है, विशेषकर भारत और दक्षिण एशिया में इन स्थिति के कारण HbA1c गलत आ सकता है। एनीमिया, स्किल सेल रोग या फिर थैलीसीमिया हो गया, किसी को G6PD डेफिशिएंसी होगी, अन्य जो हीमोग्लोबिन विकार हो गए, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो है शुगर कम या ज्यादा दिख सकता है, गलत निदान हो सकता है, इलाज में देरी हो सकती है। तो इस वजह से आपको देखना होगा कि एक टेस्ट पर निर्भर ना रहे, और जगह से भी आप कोशिश करें कि हमें पता चले हमारा डायबिटीज का लेवल क्या है। केवल HbA1c पर निर्भर न रहे, फास्टिंग ब्लड टेस्ट कराएं, OGTT ओरल ग्लूकोज जो टॉलरेंस टेस्ट है उसे कराएं, सेल्फ मॉनिटरिंग करें, कंटिन्यूअस जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग है उसे कंटिन्यू करें, साथ ही जो हेमिटोलॉजिकल जांच है उसे भी आप कराएं। जिसमें भारत में ज्यादा जोखिम क्यों है, क्योंकि एनीमिया बहुत आम हो गया। आप देखोगे कि जो हमारे मेल है, मेल के मुकाबले फीमेल में एनीमिया ज्यादा पाया जाता है। जो औरतें होती हैं उनमें खून की कमी ज्यादा पाई जाती है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो किसमें देखी जाती है, फीमेल में ज्यादा देखी जाती है। कुपोषण, रक्त विकारों की अधिकता, इसलिए HbA1c अकेले भरोसेमंद नहीं है। तो ये बताया गया है कि आप एक चीज पर डिपेंड ना रहे, अलग से टेस्ट भी कराएं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। एनीमिया होने पर HbA1c डायबिटीज का सही संकेत नहीं देता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, तो आप यहां पर देखेंगे कि रिमेम्बरिंग लियो डी सूजा हु ट्रांसफॉर्म्ड कैशू इंडस्ट्री। अच्छा, हमें ये तो पता है कि हमारी अलग अलग, जैसे कि आप देखेंगे कुछ बीजों की खोज की जा रही है, कुछ नए नए बीजों की उन्नति की जा रही है, रिसर्च किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ हमारी ऐसी भी चीजें, जैसे कि कैशू, हमारे जो काजू हैं उनको अच्छे से सुरक्षित करना या फिर उनकी अच्छी फसल लाना, ये किसने किया, तो वो हम साइंटिस्ट के नाम कभी याद नहीं रखते, हमें याद भी नहीं रहता। लेकिन अभी एक न्यूज आई हमारी काजू जो हमारी औद्योगिक है वहां से, कि जो डी सूजा है, ये है डी सूजा, इन्होंने काजू की जो, आप देखेंगे कि काजू का जो प्लांट है उनकी इन्होंने खोज की थी, किस तरह से काजू को ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे उसकी बढ़त बढ़ाई जा सकती है, कैसे, क्योंकि जो हमारी ये चीजें होती है ये सिर्फ लैब तक सीमित रह जाती हैं, लैब में ही उनका रिसर्च होता है। लेकिन ये उसे किसानों तक लेकर गए कि काजू को किस तरह से आप बढ़ाएंगे, किस तरह से उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिससे कि कृषि अच्छी हो, कृषि जो हमारी साइंस पर आधारित हो, ये सब चीजें की थी डी सूजा ने। तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पर रखा गया। इस न्यूज को देखेंगे, लियो डी सूजा जिन्होंने भारत में काजू उद्योग को नई दिशा दी थी। ली डी सूजा का श्रद्धांजलि जो भारत के काजू उद्योग और प्लांट टिश्यू कल्चर विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक थे। किस किस में, तो आप याद रखेंगे कि काजू उद्योग में और प्लांट टिश्यू में, प्लांट टिश्यू जो कल्चर है उसके लिए ये काफी अग्रणी इनकी भूमिका रही है। उन्होंने विज्ञान की प्रयोगशाला से निकलकर सीधे किसानों और ग्रामीण महिलाओं के जीवन से उन्हें जोड़ा। क्या क्या किया, इनका मुख्य योगदान क्या रहा है, तो उन्होंने काजू उद्योग में क्रांति लाई थी। उच्च गुणवत्ता के वाले काजू पौधों को माइक्रो प्रोपेगेशन से उनकी उत्पादन
गुणवत्ता जो है वो ज़्यादा बढ़ाई, और जिससे क्या हुआ, अच्छे काजू का प्रोडक्शन हुआ, कृषि अच्छी हुई। तो ये सब चीज़ें के जो कार्य हैं वो किसने किया, तो लियो डी सूजा ने किया। बेहतरीन बीज पौधे विकसित किए, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाई, और आय की जो वृद्धि है वो ज़्यादा हुई। ये वाला देखने का था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि अ चांस फॉर इंडिया टू पॉलिश द किम्बर्ली। अब ये किम्बर्ली प्रोसेस क्या है, तो आप देखेंगे किम्बर्ली प्रोसेस को। भारत को किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता मिली है। भारत को किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता मिली है, लेकिन ये किम्बर्ली है क्या, तो किम्बर्ली है जो डायमंड होता है। डायमंड काटने के बाद अच्छी उसकी जो कटाई है वो करने के बाद डायमंड बनता है, लेकिन कच्चा जो डायमंड होता है उसका जो एक व्यापार होता है उसकी अध्यक्षता किसे दी गई है, भारत को दी गई है। अब इसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, तो आप याद देखेंगे पहली बार भारत को ये अध्यक्षता मिली है कि भारत को वर्ष 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता मिली है। यह भारत के लिए वैश्विक हीरा व्यापार, जो वैश्विक हीरा व्यापार होता है उसके लिए उसमें सुधार और पारदर्शिता लाने का बड़ा अवसर है। वैश्विक हीरा व्यापार होता है, इसकी अध्यक्षता भारत को दी गई है और इसे कहते हैं किम्बर्ली प्रोसेस। किम्बर्ली प्रोसेस आप देखेंगे यहाँ पर किम्बर्ली प्रोसेस क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड। अब ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड होता है डायमंड की तस्करी करना। मीन्स आपने देखा होगा आज की मूवी में क्या दिखाया जाता है कि आज की मूवी में गांजा जो है उसे उसकी तस्करी चल रही है, लेकिन पहले की मूवी देखिए जब अमरीश पुरी इन लोगों की मूवी थी, प्राण थे, तो उस टाइम पे क्या कि डायमंड की तस्करी होती थी। आपने देखा होगा एक काला बक्सा उसमें डायमंड रखे होते थे, या फिर किसी छोटी सी बोतल में छिपा के डायमंड ले जा रहे हैं, तो डायमंड की तस्करी होती थी। तो वो जो तस्करी थी वो किस लिए यूज की जाती थी, वो गलत कामों के लिए यूज की जाती थी, कहीं पर शस्त्र बनाने के लिए या फिर कहीं पर विद्रोह करने के लिए। तो उसके लिए जो पैसा चाहिए होता था वो उस डायमंड तस्करी से लेते थे, उस वहां पर सेना तैयार करना, इस तरह की जो गलत काम थे उनकी जो तस्करी होती है उसे किम्बर्ली प्रोसेस बोलते हैं। और उसी को रोकने के लिए एक होता है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, इसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, जो गलत तरीके से डायमंड का यूज किया जाता है और उसे बेचा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड संघर्ष हीरे मीन्स खूनी हीरे की तस्करी रोकना, ऐसे हीरो की बिक्री रोकना जिनसे विद्रोह हो सकता है, आतंक हो सकता है, अवैध गतिविधियां हो सकती हैं, सरकारों के खिलाफ हिंसा हो सकती है। इन सब को रोकने के लिए ये एक क्या बनाई गया है, एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया किम्बर्ली प्रोसेस, और इसकी अध्यक्षता भारत को दी गई है। ये एक संगठन है, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, इसी के लिए ये सब चीजें की गई हैं। कहां पर सबसे ज्यादा होता है, तो आप देखेंगे डायमंड सबसे ज्यादा रूस में देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में भी काफी जो है आपको देखने को मिलेगा, बोत्सवाना में देखने को मिलेगा डायमंड। तो यहाँ पर कुछ देश है, बोत्सवाना हुआ, कुछ दक्षिण अफ्रीका के देश हुए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, किम्बर्ली प्रोसेस की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी सन 2000 में। 2000 में किम्बर्ली प्रोसेस की स्थापना हुई थी। इसमें 80 प्लस देश जो है इसके सदस्य हैं, और लगभग 99% जो वैश्विक कच्चे हीरे का व्यापार कवर करता है। मीन्स 99% जो है कच्चे हीरे जो होते हैं उनका व्यापार किया जाता है। उसके बाद उसे तराशने के बाद हमें शुद्ध हीरा देखने को मिलता है। आप देखेंगे इस तरह से प्रोसेस होता है, ऐसी मशीनें होती हैं जिसमें हीरे को तराशा जाता है, जब वो बिल्कुल एक चमकदार बन जाता है। पहले वो कच्चा इस तरह से निकाला जाता है जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट निकाले जाते हैं, इसी तरह से आप देखेंगे कि खुदाई की जाती है। गहरी गहरी खुदाई के बाद आपको हीरा देखने को मिलेगा। कोयले की खानों में हीरा देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, यह है कच्चा हीरा जिस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह से ये प्रोसेस से निकाला जाता है। भारत की स्थिति महत्वपूर्ण क्यों है, तो हीरा उत्पादन कम करता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो कटिंग और पॉलिशिंग करता है वो भारत करता है। और कहाँ पर होता है, तो आप देखेंगे कि वो सूरत में और मुंबई में प्रमुख केंद्र है। आप याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है भारत के कौन से राज्यों में की जाती है, और सबसे जो फेमस है वो कौन है, तो आप याद रखेंगे सूरत और मुंबई में इनकी पॉलिशिंग और कटिंग की जाती है। इसलिए भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाता है। भारत में कोई जो डायमंड है वो होता कम है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉलिशिंग और कटिंग की जाती है वो भारत में की जाती है, इसीलिए काफी उसकी अहम भूमिका होती है।
किम्बर्ली प्रोसेस क्या है? कॉन्फ्लिक्ट डायमंड रोकने की जो व्यवस्था है उसे किम्बर्ली प्रोसेस कहते हैं। भारत 2026 में इसका चेयर अध्यक्ष बनेगा। सूरत विश्व का सबसे बड़ा डायमंड पॉलिसिंग हब है। जो ब्लॉकचेन आधारित ट्रैकिंग प्रस्ताव है, अफ्रीका में क्षमता निर्माण है। एक लाइन में याद रखोगे तो भारत 2026 में किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता कर रहा वैश्विक हीरा व्यापार को पारदर्शी और जिम्मेदार बना सकता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो ये भी आपको यहाँ मेंशन होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हीरे का उत्पादन है वो रशिया करता है, रूस हीरे का उत्पादन करता है, लेकिन विश्व के कुल कच्चे हीरों का 30% अगर आप देखेंगे तो रशिया विश्व का 30% कच्चे हीरे का उत्पादन करता है। इसके बाद आपको बोत्सवाना देखने को मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने को मिलेगा, कनाडा देखने को मिलेगा और दक्षिण अफ्रीका देखने को मिलेगा। ये देश भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, व्हाट इज द करंट कंट्रोवर्सी अराउंड फॉर्म 7। फॉर्म 7 क्या है? मैंने आपको एसआईआर पढ़ाया, एसआईआर की ही तरह एसआईआर से ही रिलेटेड है फॉर्म 7। फॉर्म 7 कब फिल किया जाता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फॉर्म 7 फिल किया जाता है। उसमें मेंशन किया जाता है कि ये व्यक्ति, इसकी मृत्यु हो गई है और अब इसे वोटर लिस्ट से अलग किया जा रहा है। लेकिन इसी चक्कर में फॉर्म 7 में भी बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, किसी को भी वोटर लिस्ट से अलग कर दिया जा रहा है। तो इसके बारे में देखेंगे फॉर्म 7 क्या है, किस तरह इसका प्रोसेस होता है, किसकी जिम्मेदारी होती है इस फॉर्म को फिल कराने की, तो आप यहां देखेंगे। फॉर्म 7 को लेकर चुनावी राजनीति में विवाद खड़ा हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस फॉर्म का दुरुपयोग करके मतदान सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। मींस इसका दुरुपयोग करके और इससे सूची से नाम हटाए जा रहे हैं, मींस जिंदा लोगों को मार दिया जा रहा है और उन्हें वोटर लिस्ट से अलग किया जा रहा है। ये देखेंगे कितनी लंबी लंबी लाइन इस तरह से लग जाती है, जबकि इसका एक कार्य ये भी है कि जो बीपीएल होता है वो घर घर जाए, इस फॉर्म को भरवाए और वहां से ये सुनिश्चित करे। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाते हैं, अच्छे से करते हैं। आजकल तो बहुत ही गड़बड़ हो रही है चीजों में। फॉर्म 7 का उपयोग मतदान सूची से नाम हटाने के लिए किया जाता है। कारण क्या होता है? अगर मृत्यु हो गई है, डुप्लीकेट नाम है, स्थानांतरण है, मीन्स किसी ने कहीं से शिफ्ट किया है तो वहां से हटाकर उसका नाम वहां शिफ्ट कर दिया जाता है। अयोग्यता यह प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों के तहत होती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स क्या है तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके फॉर्म जो है बूथ लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं बीएलओ, ये इसकी जांच करते हैं, घर जाकर सत्यापन करते हैं। याद रखें, घर जाकर ये सत्यापन करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, एक सरकारी स्कूल में बैठ जाते हैं और वहां पे पूरी पब्लिक को बुला लेते हैं, लाइन लगवा देते हैं लंबी लंबी, और अब आप अपना काम कीजिए और हमें बताइए। 3 बार विजिट होती है यहाँ पर, 3 बार विजिट है, वो 1 बार विजिट कर ले वो ही बहुत बड़ी बात है। नोटिस जारी किए जाते हैं, अपील का अधिकार होता है, मतलब सीधे नाम हटाया नहीं जा सकता। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, 1 बार जाते हैं, इन्हें पता चलता है उस व्यक्ति को वोटर लिस्ट से हटाना है और उसे हटा देते हैं। कोई निरीक्षण विरक्षण कोई कुछ नहीं करता है, सीधे जाओ, काम करो और वहां से भाग आओ। जबकि हमारे, आप देखोगे ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने अच्छे से अपने रूल्स बनाए हुए हैं, इसीलिए भारत का जो संविधान है सबसे अच्छा और बड़ा संविधान है। उसे अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो जो ये भ्रष्टाचार है, ये चीजें बहुत ही कम हो जाए, ना के बराबर। लेकिन लोग इसका कोई सब दुरुपयोग करते हैं, कोई भी इसे अच्छे से करने की कोशिश करता ही नहीं है, बस इसका मिसयूज करना उन्हें अच्छा लगता है और जाकर ये सब चीजें कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे 5 करोड़ से अधिक लोग इसके क्या हुए हैं, इससे चपेट में आ गए हैं कि 5 करोड़ लोगों को इस तरह से हटा दिया गया है। बड़े जो कई राज्यों में बड़े पैमाने पर डिलीशन आवेदन किए गए, इसलिए विपक्ष ने पारदर्शिता की मांग की। अब इससे क्या होता है, कुछ लोगों को हटा दिया गया जो विपक्ष, जैसे कि पता चला कि भाई ये तो अदर पार्टी के लोग हैं तो वहां से उनका नाम हटा दिया गया। ये सब चीजें आई है। कभी आप हमें ईएमआई में जो हमारी वोटिंग मशीन होती है उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, कभी एसआईआर में, कभी किसी वजह से लोगों को बाहर कर दिया गया है। एक बार देखा गया कि 200-300 लोग एक घर में रहते हैं, वहां पर उनका एड्रेस मेंशन किया हुआ था, वहां देखा गया वहां पे घर ही नहीं था, वहां पे जंगल ही जंगल था, वहां कोई व्यक्ति नहीं थे, और जबकि 300-400 का नाम लिखा गया था और वो अपनी वोट कर रहे हैं। तो ऐसे भी केसेस आए हैं। तो ये सब चीजें धांधलेबाजी चल रही है। चलते हैं जीडीपी पर। जो भारत की जीडीपी है, आप सब जानते हैं, जब भी जीडीपी की जो एक्यूरेट डेटा है वो हर एक जो संगठन है अलग अलग अपने उसमें देता है। तो अभी मूडीज की जो है वो
रिपोर्ट आई है, मूडीज ने अपने प्रोजेक्ट में जो इंडिया की जीडीपी का ग्रो बताया है वो कितना बताया, 6.4 बताया, कितना 6.4 बताया, जबकि लास्ट ईयर कितना था, 7% था। कितना, लास्ट ईयर हमारा 7% था और अब कितना बताया, 6.4% बताया गया है मूडीज ने। आप देखेंगे कि भारत की जीडीपी जो हमारी वर्ष 26-27 की ग्रोथ होगी वो 6.4% के दर से बढ़ेगी। यह G20 देशों में सबसे तेज विकास दर मानी जा रही है। जो G20 के जितने भी देश हैं, मीन्स 20 जितने देश हैं उसमें ये सबसे तेज बढ़ोतरी मानी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एंड मलेशिया साइन पैक्ट टू एक्सपेंड टाइज। मीन्स मलेशिया में कुछ मोदी जी गए हुए हैं और वहां पर कुछ समझौते हुए हैं। जब भी कोई प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कुछ समझौते होते हैं, कुछ ज्ञापन पर साइन होते हैं, तो वो सब देखेंगे कि किस किस चीज पर साइन हुए हैं। मलेशिया में देखेंगे कि भारत मलेशिया संबंध, भारत और मलेशिया ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, जैसे कि कोलालमपुर में हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री, आप याद रखिए, अनवर इब्राहिम शामिल थे। मैक्सिमम बात यही होती है कि समझौते क्या क्या हुए इस पे हमारे कम ध्यान रहता है, क्योंकि हर एक समझौते हमें याद नहीं रहते, लेकिन सिर्फ मोटी मोटी बातें याद रख लेते हैं कि मलेशिया के साथ समझौते हुए हैं। लेकिन उसके साथ ये भी याद रखें मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए हैं, तो अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप देखेंगे अनवर जो इब्राहिम है और ये मोदी जी हैं, मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। यहाँ पर इनकी बैठकें हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मलेशिया का जो फ्लैग है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये मलेशिया की अपनी सिटी को, जब भी किसी देश में कोई संगठन होता है, कोई समझौता होता है या दूसरे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो अपनी संस्कृति को दिखाते हैं, अपने जो हमारी संस्कृति है उन्हें जाहिर करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी प्रकृति को दिखाया हुआ है। और जब भी जो जो देश जाते हैं तो जैसे भारत और मलेशिया है तो दोनों के फ्लैग वहां पर लहराते हुए देखे जाते हैं, वहां पर आपको दिखेंगे। भारत ने मलेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। मीन्स अब हमारा वहां पर भी एक दूतावास होगा कि इसी के साथ में जो आसान देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। मलेशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की जो स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। तो ये हुआ हमारा जो आसान के साथ देशों के संबंध अच्छे होंगे। आसान देश देखेंगे कि कौन कौन से हैं। पहले मोदी जी ने कहा भारत और मलेशिया संबंध विशेष और ऐतिहासिक रहेंगे। दोनों देशों में विश्व स्थिरता और विकास के लिए साथ काम करने का संकल्प लिया। जो स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की बात की गई है कि जो मलेशिया की करेंसी है रिंगिट, उसमें और रुपया में हम व्यापार करेंगे, जिससे कि जो हमारी डॉलर पर डिपेंडेंसी है वो थोड़ी हमारी कम हो। तो इसीलिए ये भी हमारी बात है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात होती है कि उनकी जो लोकल हमारी करेंसी है उसमें जो हम व्यापार करने जा रहे हैं, तो ये काफी बड़ा एक न्यूज बन जाती है। 11 समझौते साइन हुए हैं। रक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक प्रमुख क्षेत्र में लोकल करेंसी में ट्रेड होगा। मलेशिया सपोर्ट्स इंडिया टू UNSC सीट्स कंसल्ट हो गए जनरल इन मलेशिया। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में दोनों देशों ने रक्षा और समुद्री, मैंने आपको बता दिया है, आतंकवाद, हिंद प्रशांत सागर, इन सब पे ये समझौते होंगे। मींस जो हमारे होंगे रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर, व्यापार और निवेश पर, इसी के साथ सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी पर होंगे। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ट्रेड डील विद USA इनहेंस आर रिलेशनशिप। ये बताया जा रहा है कि अब जो हमारी डील होने वाली है रशिया, वो USA और इंडिया के साथ, ये USA का फ्लैग है आप याद रखेंगे। तो उस ट्रेड के जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक सफाई पेश की। मीन्स उन्होंने इसके बेनिफिट्स बताए कि किस तरह से, एक इंटरव्यू बताया कि किस तरह से भारत को इसके फायदे होंगे। जैसे कि जिसमें उन्होंने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हो रहे ट्रेड डील के फायदे और रणनीतिक को समझाया है। क्या क्या हमारे वो होंगे, तो भारत अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे। यह समझौता दोनों देशों की आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को क्या करेगा, संबंधों को गहरा करेगा। भारत पहले से क्वाड जैसे समूह में अमेरिका का साझेदार है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, व्यापार में सहयोग बढ़ेगा। भारत के हितों की सुरक्षा होगी। जिन उत्पादों में भारत आत्मनिर्भर है, जहां किसानों को अच्छा उत्पादन मिलेगा, जिन्हें हम अभी आयात नहीं कर सकते हैं, उन्हें समझौते से बाहर रखा गया है।
अभी ये भी बात हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि अगर ये डील होती है तो भारत के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जो चीजें होंगी यहाँ सस्ते में आएंगी और भारत की फिर चीजें इससे क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि हम उन पर टैक्स कम लगाते हैं और वो हम पर अधिक टैक्स लगा रहे हैं। हमारी जो चीजें वहां पर जाएंगी तो वो महंगी बिकेंगी, इससे भी हमारे ही किसान प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन जो सरकार है वो कह रही है कि इससे काफी फायदे होंगे, और जिन पे अभी हमें जो हमें जिन समझौतों पर अभी साइन नहीं किया है गया है, मीन्स उन्हें हमने बाहर रखा गया है कि जो हमारे घरेलू उद्योग हैं या फिर किसानों को प्रभावित न हो। तो अभी देखने को मिलेगा कि आगे जब ये समझौते होते हैं तो हमारे किसानों को फायदा होगा या नहीं होगा, ये देखी जाएगी आगे न्यूज में जब ये ट्रेड डील कंफर्म हो जाएगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, कृषि उत्पादों को प्राथमिकता, आत्मनिर्भर वस्तु डील से बाहर, $300 बिलियन आयात का लक्ष्य, किसानों को निर्यात में लाभ होगा। ये इसके अहम पॉइंट्स हैं कि इस डील से ये हमें फायदे होने वाले हैं। अब चलते हैं फ्लैग रिस्क टू फार्मर्स सोवेरेनिटी। अब क्यों ये फ्लैग रिस्क देखा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि अमेरिका को ज्यादा रियायतें मिलेंगी। उसी न्यूज से रिलेटेड ये न्यूज है। मैंने आपको पहले बताया कि जो पीयूष गोयल जी हैं, हमारे उद्योग मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि किस किस तरह से हमें फायदे होंगे। लेकिन उसी के साथ में अब दूसरा जो विपक्ष कह रहा है कि क्या क्या नुकसान होंगे, वो भी आपको जरूर जानने चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। अगर हम फायदे देख रहे हैं तो नुकसान भी देखें कि नुकसान क्या क्या होंगे। जैसे कि पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने अमेरिका को बहुत ज्यादा छूट दी है, जिससे कि कई अमेरिकी कृषि उत्पादों को 0 टैरिफ पर आयात की अनुमति दे दी गई है। इससे किसानों को क्या नुकसान होगा, फल, कपास, सोयाबीन, मेवा, खाद्य तेल आदि से आयात जो है वो कम होगा, मीन्स सस्ता होगा, और भारत के किसानों को नुकसान होगा। भारतीय किसानों की फसलें सस्ती विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। इससे किसानों की आय घटेगी और कर्ज बढ़ेगा। सब्सिडी अगर देखें तो अगर गैर टैरिफ बाधाएं हटाई गई तो भारत की कृषि सब्सिडी कम करनी पड़ सकती है। इससे घरेलू किसान कमजोर हो जाएंगे। हमारी जो संप्रभुता स्वैग्निटी है उस पर भी खतरा मंडराएगा, ये विपक्ष का कहना है। याद रखिए, विपक्ष कह रहा है, और मैंने जो पक्ष बोल रहा था, जो सरकार बोल रहा था, वो भी आपको बताया है। तो आपको मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि क्या क्या होगा। कि सीपीआईएम ने ट्रेड डील का विरोध किया है, 0 टैरिफ कृषि आयात पर चिंता जताई है, किसान सब्सिडी संप्रभुता मुद्दे देखे गए हैं कि इन पर जो किसान है उन्हें नुकसान देखने को मिलेगा। संसद में खुलासा की मांग की है। जो विपक्ष है वो कह रहा है, अगर आप ट्रेड डील कर रहे हो तो हमें बताओ कि आप ट्रेड डील किस किस पॉइंट पर कर रहे हो, क्या क्या समझौते होंगे, वो हमारे साथ भी डिस्कस करो। और ये होना भी चाहिए, अगर कोई डील हो रही है तो समझौते होने चाहिए, पता होना चाहिए। ऐसे तो सरकार फिर अपनी मनमानी करेगी। पर देखा जाएगा कि अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से सरकार समझाते है कि हमने किस तरह से समझौते किए, और विपक्ष उस पर क्या सवाल उठाती है वो भी देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। बायोटेक्नोलॉजी इज स्टेयरिंग एक्सेलरेटेड ग्रीन ग्रोथ ऑफ द फ्यूचर सेज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है, आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी भविष्य के हरित विकास को तेज कर रही है। यह खबर एक वेबिनार पर आधारित है जिसमें विशेषज्ञों ने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी आने वाले समय में सतत विकास, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन जो इकोनॉमी को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसी के साथ यह कार्यक्रम कहां पर हुआ, तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में इसे आयोजित कराया गया था बायोटेक्नोलॉजी के भविष्य को देखते हुए। ये आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे इस तरह का देखने को मिलेगा। जो किसान होते हैं अच्छा उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के आप देखेंगे एक घर बना देते हैं और उसमें हम अपने प्लांट्स रखते हैं, तो उससे क्या होता है, अच्छी वहां पर एक जो प्लांटेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। हमने हमारी जो बातें हुई कि भविष्य के हरित ग्रीन जो विकास है, हरित ग्रीन विकास इस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियर है। ये न्यूज हुई। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि जीवो जैसे कि पौध, सूक्ष्म जीव, कोशिकाओं की मदद से दवाइयां, फसल सुधार करना, पर्यावरण संरक्षण करना, खाद्य सुरक्षा करना और जैसे क्षेत्रों में समाधान तैयार किए जाते हैं। इसी के साथ में बायोटेक्नोलॉजी पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी विकसित करती है। सबसे बड़ी बात है, ये लाइन आप याद रखें कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल तकनीक की
मतलब कि वो जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह बनाते हैं जो हमारे पौधों को चाहिए, उस तरह का एनवायरनमेंट बनाकर तैयार किया जाता है, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई भी पौधा लगाया, माना हमने कोई जैसे आलू की फसल हमने लगाई और आलू की फसल के लिए जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो हम उस बायोटेक्नोलॉजी से ऐसा ही एनवायरनमेंट बना देंगे जिससे कि वो फसल बहुत अच्छी हो। तो बाहर धूप ज़्यादा है, कम है, वो उसे प्रभावित नहीं करेगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। हरित जो हमारी फसल होती है, कम प्रदूषण, कम कचरा, अधिक उत्पादन संभव होता है, जरूरतों को पूरा करें, लालच को नहीं, जैसे सस्टेनेबिलिटी का सिद्धांत है। भारत की बायो इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बायो इकोनॉमी में शामिल है। 2014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 165 बिलियन डॉलर तक हो गया है। 2030 में हमने अपना लक्ष्य रखा है कि 300 मीन्स 300 डॉलर बिलियन का हम लक्ष्य रखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इन सेक्टर में मदद करेगी, जैसे कि कृषि में किस तरह से बेहतर बीज उगाना, जैव उर्वरक, स्वास्थ्य, टीका, दवाइयां, उद्योग, बायो जो फ्यूल है, बायोप्लास्टिक है, आईटी, डेटा एनालिसिस में ये काफी उपयोगी होगी। इसी के साथ में मेन पॉइंट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी सस्टेनेबल ग्रोथ करेगी। बायो इकोनॉमी टारगेट है हमारा कि 2030 तक हम 300 बिलियन डॉलर तक का अपना लक्ष्य रखेंगे। एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में ये काफी बेनिफिशियल है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और जीरो वेस्ट जो होगा, कॉन्सेप्ट इसका होगा ग्रीन टेक्नोलॉजी और जीरो वेस्ट। ये हुई हमारी आज की जो हमारा द हिंदू एनालिसिस था, पूरी इसकी न्यूज मैंने वन बाय वन न्यूज को डिटेल से आपको समझाया। ये आज और कल 2 दिन की आपको न्यूज मिली है, कल का भी द हिंदू का पेपर था इसमें और आज का भी। आई होप आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस करें। ये हुआ आज की हमारी द हिंदू की क्लास। इसके बाद हम देखेंगे टुडेज करंट अफेयर सेशन, देखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।